हेलो फ्रेंड, आवाज आ रही है सभी को? हेलो हेलो हेलो, यस, आदा है, मोस्ट वेलकम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जय हिंद जय हिंद, आ जाएं। अब नहीं आएगी। हम्म। हम्म। चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सभी डिफेंस वॉरियर, सभी महान योद्धाओं का मैं KR चावड़ा तहे दिल से स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। आज मैं नए चैप्टर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर को हम डिस्क्रिप्टली अध्ययन करने वाले हैं। यस, वी विल स्टार्ट। यस, आ जाइए नेक्स्ट। हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति के नियम, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन्स लॉ। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। यस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नया चैप्टर है, प्रेजेंट रहे, रेगुलरिटी बनाए रखें। बहुत ही जबरदस्त चीजें मिलने वाली हैं आपको। देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा बल कि फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है, ये बातें आपको समझनी है। हम्म। तो फोर्स क्या है? ये एक ऐसा कारक है जो क्या करेगा, ये एक ऐसा एजेंट है, वह कारक, वह कारक जो किसी गतिशील वस्तु को, यस, जो किसी गतिशील वस्तु को स्थिर, किसी गतिशील वस्तु को स्थिर व स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है, स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है। इट मीन्स मैं कहूंगा फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, हम देखते हैं। फोर्स इज द एजेंट। क्या है? फोर्स एक एजेंट है। फोर्स इज अ एजेंट, ये एक एजेंट है। क्या करेगा? यस। क्या करेगा ये? इट इज द एजेंट विच a stationary object becomes movable। हम कहेंगे फोर्स इज द एजेंट, वो क्या करेगा, सुनिए वापस लिख रहा हूं। फोर्स इज द एजेंट, ये क्या है? एजेंट विच विल बी कन्वर्जेशन या कन्वर्ट द पोजीशन ऑफ द बॉडी, या हम कहेंगे चेंज ऑफ द बॉडी। यस, हम कहेंगे चेंज ऑफ द, विच विल बी चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट। क्लियर? यस, बिल्कुल। ये जो हमारी क्लास है वो सभी में बता देता हूं, जो NDA एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहा है, मेरा प्रिय मित्र है, वो सभी इस क्लास के अंदर शरीक हो सकते हैं। नया चैप्टर है। वेरी गुड आफ्टरनून। यस, चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं, हाँ, जिसको भी अभी भी डाउट है कि ये जो हम कह रहे हैं कि ये डिफेंस के लिए बैच है, तो आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हो वो फिजिक्स मित्रों आप NDA तक की टच कर सकते हैं। NDA, एयरफोर्स, AA, SSR,
आप इन सभी की फिजिक्स को क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं हमारे इस मंच के माध्यम से। बेफिक्र होके पढ़ते रहें। और किसी प्रकार की शंका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस, टेल मी नाउ फ्रेंड। आपको इसमें सारे नोट्स रिटर्न भी मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल रहा है, और क्वेश्चंस भी हम डेली अपडेट क्वेश्चंस कर रहे हैं, रेगुलर क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप रेगुलर क्वेश्चंस भी साथ में लिख सकते हैं, राइट डाउन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, और मॉक भी कर सकते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो सुनिए, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया कि हमने क्या पढ़ा कि फोर्स ये क्या है, एजेंट है जो एक बॉडी को डायनामिक से स्टैटिक और स्टैटिक से डायनामिक बनाता है, डायनामिक से स्टैटिक और स्टैटिक से डायनामिक बनाता है। सबसे बेसिक फंडामेंटली मैं बात करूं तो फोर्स के जो टाइप है, जो बल है, वो दो टाइप का होता है। ये जो फोर्स है वो दो टाइप से होगा। कौन कौन से दो टाइप, सुनिएगा ध्यान से। आपको पीडीएफ जरूर मिलेगा। आप जो चैनल है उस चैनल के माध्यम से गेन कर सकते हैं, चैनल के माध्यम से गेन कर सकते हैं। यस, तो जो फोर्स है वो दो टाइप का है। तो दो टाइप के फोर्स कौन कौन से, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर प्रश्न आया हुआ है। देखिए, पहला फोर्स है वो है क्षेत्रीय बल। कौन सा, क्षेत्रीय बल, जिसे अपन कहते हैं फील्ड फोर्स या रेंज फोर्स। और दूसरा है संपर्क बल, दूसरा है संपर्क बल, जिसे अपन कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या कहेंगे, कांटेक्ट फोर्स। ओके, कंटिन्यू डटे रहे मित्रों, रेगुलरिटी से बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा, सारी चीजें क्लियर होगी। देखो, रेंज फोर्स या फील्ड फोर्स कौन से हैं। रेंज फोर्स या फील्ड फोर्स है, पहला गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्यों होते हैं फील्ड फोर्स, क्योंकि इनके अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कुछ डिस्टेंस पर होते हैं, और कुछ डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट लाई करते हैं, और इसके बावजूद उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। कहने का मतलब बॉडी जो है वो एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करती है, बॉडी एक दूसरे से संपर्क नहीं करेगी, क्लियर, और कुछ डिस्टेंस पर रहेगी, फिर भी उनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स एक्ट होगा, फिर भी उनके बीच में क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा। और कांटेक्ट फोर्स में क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में आना बहुत जरूरी है, दोनों के दोनों कांटेक्ट में रहेंगी। और इसके अंदर जो टाइप है वो है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर, क्या नाम दूंगा मैं उसको, फ्रिक्शन फोर्स। और श्यान बल, विस्कस फोर्स। गॉट इट। मैं जानता हूं सभी फ्रेंड्स लोगों को शॉर्टकट चाहिए। आप सभी ये सोच रहे हैं कि सर सीधा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाओ ना, ये सब चीजें हमें क्यों पढ़ा रहे। इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये जो मैंने बताया इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। मैं बता देता हूँ क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन एराइज हुआ है, क्वेश्चन आस्क हुआ है फ्रिक्वेंटली, कि इनमें से कौन कौन से फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नेचर रखते हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फोर्सेज आर हैव द नेचर ऑफ द कंजर्वेटिव, इनमें से कौन से बलों की प्रकृति संरक्षी होती है, कंजर्वेटिव होती है। तो बताइए कौन कौन से फोर्स कंजर्वेटिव हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स का क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि ये 6 चैप्टर में आएगा। तो याद रखना, जो कंजर्वेटिव फोर्स है, जो कंजर्वेटिव फोर्स हैं, वो कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं, संरक्षी बल कौन कौन से हैं। जो फील्ड फोर्स है वो संरक्षी बल है, जो क्षेत्रीय बल है फील्ड फोर्स वो संरक्षी है, क्षेत्रीय बल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। क्षेत्रीय बल जो अपन ने अभी लिखे हैं, क्षेत्रीय बल, फील्ड फोर्स, वो कंजर्वेटिव है। गॉट इट, याद रहेगा।
और नॉन कंजर्वेटिव कौन है? नॉन कंजर्वेटिव याद रखना, नॉन कंजर्वेटिव है जो कांटेक्ट फोर्स है, असंरक्षी बल, असंरक्षी बल। तो असंरक्षी बल कौन कौन से हैं याद रखना। असंरक्षी बल है मेरे पास संपर्क बल, दोनों के दोनों, कांटेक्ट फोर्स, ये दोनों के दोनों कांटेक्ट फोर्स जो है दो कैसे हैं? नॉन कंजर्वेटिव। याद रहेगा? बोलिए फ्रेंड, टेल मी नाउ, हरी अप। यस, कैसे होंगे ये? कांटेक्ट फोर्स। यस, टेल मी नाउ फ्रेंड। तो मेरा बोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे, शंकर नाथ रे, हे भोलेनाथ रे, महादेवा रे, शंकर नाथ रे, हो भोलेनाथ रे। बताइए फ्रेंड, क्या इतना क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ूं। कांटेक्ट फोर्स, फील्ड फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मैटर समझ आया आपको? तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, कंजर्वेटिव कौन है, नॉन कंजर्वेटिव कौन है, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। चलिए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और आपको बता रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल यस, हम अब पढ़ रहे हैं जड़त्व। हम पढ़ रहे हैं जड़त्व। जड़त्व का मीनिंग है इनर्शिया। ये क्या होता है हमें समझना है। जड़त्व, जड़त्व का मीनिंग ये है कि ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। क्या है? इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसी भी वस्तु का क्या है? आंतरिक गुण है। किसी भी वस्तु का मौलिक गुण है। याद रहेगा, क्या है ये? किसी भी वस्तु का मौलिक गुण है। ओके, क्या इतना क्लियर है फ्रेंड? चलो आगे। यस, ये किसी भी वस्तु का मौलिक गुण है। इसका मीनिंग ये है द प्रॉपर्टी ऑफ ओपोज द चेंज ऑफ द सिचुएशन, द प्रॉपर्टी टू ओपोज द चेंज ऑफ द पोजीशन, oppose the change of the position। कहने का मतलब है अवस्था परिवर्तन में विरोध करने का गुण है। अवस्था परिवर्तन में विरोध करने का गुण है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी जिस कंडीशन में है, कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कंडीशन में है, कहने का मतलब या तो डायनामिक है या क्या है, रेस्ट में, या तो गतिशील है या स्थिर है। अगर इस पोजीशन में है और ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इनर्शिया रूल के अकॉर्डिंग उसी पोजीशन में रहना चाहेगा। इनर्शिया यही कहता है कि वस्तु जिस पोजीशन में है, ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में लाई करेगा। ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज तभी करेगा जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा। कहने का मतलब यही है कि बॉडी जिस पोजीशन में होती है वो उसी पोजीशन में रहती है या रहना चाहती है। अपनी पोजीशन वो तभी चेंज कर पाएगा जब उसके ऊपर क्या लगेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। इसे इनर्शिया कहेंगे। ये अवस्था परिवर्तन में विरोध करने का क्या है? गुण है। क्या इतना प्रॉपर्टी समझ आया? ये हर ऑब्जेक्ट में होता है,
पर ध्यान रहे ये कौन से मोशन के लिए अप्लाई है, ये कौन से मोशन के लिए अप्लाई है, ये सरल रेखीय गति के लिए अप्लाई है। जो लीनियर मोशन है, सरल रेखीय गति में विरोध का गुण है, ये रोटेशनल मोशन में नहीं है, याद रखना। सरल रेखीय गति में विरोध का गुण है इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी टू oppose the change of state in linear motion। तो लीनियर मोशन के अंदर जो ओपोज करने की प्रॉपर्टी है उसे अपन कहते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी को इनर्शिया। तो याद रखना ये सिर्फ लीनियर मोशन में है, रोटेशनल मोशन में इसको इनर्शिया नहीं कहते हैं, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं रोटेशनल मोशन में। तो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट कौन सी मोशन का है, लीनियर मोशन का है, लीनियर मोशन का। गॉट इट। तो मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका मीनिंग ये है कि अगर बॉडी जिस पोजीशन में मूव कर रही है उसी पोजीशन में मूव करेगी। बॉडी अपनी पोजीशन, अपनी सिचुएशन तभी चेंज करेगी जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा। गॉट इट, गॉट इट। ये है मूल रूप से फंडामेंटल फॉर्म में इनर्शिया। क्लियर। अरे द्वार पालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। यस, वापस सुन लीजिए, रिपीट कर देता हूं, काफी लोगों की डिमांड है। सुनिए जरा, मतलब जैसे मैं कहूं कि मेरे इस क्लास के अंदर, आप नॉर्मल समझिए, मेरे इस क्लास के अंदर मान लीजिए 3 बच्चे बैठे हैं, रामू, श्यामू और मोहन। ठीक है। रामू जो है वो श्यामू का बेस्ट फ्रेंड है। अब रामू को उठाकर मैं क्या कहता हूं, मोहन के पास बैठा देता हूं जबरदस्ती। तो रामू गुस्सा होगा, अंदर से बहुत ही गुस्सा फील होगा। वो कहेगा मुझे यहाँ क्यों बैठाया, कारण ये उसके अंदर इनर्शिया बोल रहा है। वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहा है, अपनी पोजीशन का चेंज का क्या कर रहा है, ओपोज कर रहा है। अब ओपोज किससे करेगा, मुझी से करेगा, मुझसे ही तो करेगा। तो कहने का मतलब है हर बॉडी में ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। हर बॉडी चाहती है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन ना हो, जिस पोजीशन में वो बॉडी है उसी पोजीशन में रहे। क्लियर। और उसकी पोजीशन चेंज होगी कब, जब आप फोर्सली कर सकते हो, जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो। गॉट इट। ये है इनर्शिया, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और वर्च्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए, इसी कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं मोमेंटम, संवेग। ये क्या है, सुनिए ध्यान से। मोमेंटम, देखो जरा, संवेग क्या है। संवेग का मतलब ये है, मोमेंटम का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी डायनामिक कंडीशन में है, गतिशील अवस्था में है, तो गतिशील अवस्था में बॉडी के मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको अपन क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ लिया, गति पढ़ ली, मोमेंटम नहीं पढ़ा तो चैप्टर अधूरा माना जाएगा। तो याद रखना मोमेंटम का क्या मीनिंग है। मोमेंटम का मीनिंग ये है, हम कहेंगे किसी गतिशील वस्तु के लिए, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल, क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। मैं कहूंगा इट इज एन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ मूवेबल ऑब्जेक्ट।
ऑफ मूवेबल ऑब्जेक्ट। क्या इतना क्लियर है? गॉट इट? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कहने का मतलब अगर बॉडी मोशन में है तो याद रखना ये स्थिर अवस्था में नहीं होता है, ये स्टेशनरी कंडीशन में नहीं होता है। अगर बॉडी मोशन में है तो बॉडी के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को अपन इनर्शिया मोमेंटम कहेंगे। मोशन में है तो रेस्ट में होगी तो जीरो होगा मोमेंटम। तो सुनिए किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। P इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर? तो P इक्वल टू मास हो गया m, वेलोसिटी हो गया v। P इक्वल्स टू क्या है? m। यस, क्या ये आपको बादल याद रहेगा? P इक्वल्स टू mv वाला फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये बादल याद रहेगा? जब ये बादल बरसेगा मित्रों, नंबरों की बहुत बारिश होने वाली है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो सवाया, बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो सवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो P इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? P इज इक्वल्स टू आया फाइनली, P इज इक्वल्स टू mv। ये फॉर्मूला है। पहला पॉइंट, P कैसी क्वांटिटी है? P इज अ वेक्टर। याद रखना ये एक सदिश राशि, ये एक वेक्टर है। वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन किसके अलोंग होगी? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अलोंग, वेलोसिटी के अलोंग। अगला पॉइंट, यूनिट ऑफ द P। P का यूनिट क्या होगा? देखो, P इज इक्वल्स टू mv, तो हो जाएगा kg मीटर बट्टे सेकेंड, किलोग्राम मीटर बट्टे सेकेंड। ये एमकेएस में, सीजीएस में चाहो तो ग्राम सेंटीमीटर बट्टे सेकेंड। क्लियर? ओके फ्रेंड। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो P का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P, तो देखिए P इज इक्वल्स टू mv, ये हो जाएगा m1 l1 t माइनस। याद रखना कोड है 111। और किसका पढ़ाया था 111? mv का फुल फॉर्म है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी mv का फुल फॉर्म है। और कोई बताएगा 111 किसका पढ़ाया था? और किसी को याद है? यस। अरे नीटा का पढ़ाया था, नीटा का 111 ही होता है, नीटा का 111 ही पढ़ाया था ना। नीटा विस्कस कॉफिशिएंट नहीं है याद? देखो सॉल्व करके बता देता हूं। नीटा इज इक्वल्स टू एफ बट्टे ए डीवी बाय dx। ये होगा m1 l1 t माइनस टू बट्टे l2 डीवी बाई dx। क्या हो गया? t माइनस का 1। कितना मिलेगा? m1 ला बचीड़ बचीड़, क्या मिला? m1 l माइनस 1 और ये ऊपर गया t माइनस का 1। तो देखिए आप इसका भी 111 ही आएगा। बिल्कुल मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा, पर कंडीशन है डायनामिक अवस्था, मतलब जब बॉडी मोशन में है तो ही होगा, अन्यथा नहीं। क्लियर? तो बताइए फ्रेंड, यहां तक कोई डाउट है? किसी प्रकार की कोई शंका? किसी के भी मन में कोई शंका है किसी प्रकार की? एनीवन हैव अ डाउट? आगे बढ़ता हूं मैं। नो डाउट। ओके ओके, सुनिएगा। एक इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है क्वेश्चन? सुनिए क्वेश्चन और केस ये है। इफ, जैसे मान लो मैं के आर टिप्स के अंदर ये केस पढ़ा देता हूं। ये क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि टू ऑब्जेक्ट हैविंग
हैविंग इक्वल मोमेंटम, कहने का मतलब है दो वस्तुओं के संवेग समान है, दो वस्तुओं के संवेग समान है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मैं कहूंगा ये मैंने लिया ऑब्जेक्ट ए है, ये मेरा ऑब्जेक्ट ए है और ये मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, बी है। ये ऑब्जेक्ट ए और बी है, दोनों का मोमेंटम सेम है, P1 बराबर P2। इसका मतलब P क्या है हमारे पास, P क्या है, P कांस्टेंट, P कांस्टेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में P अगर कांस्टेंट है तो मैं कहूंगा P इक्वल टू mv भी तो कांस्टेंट होगा। mv कांस्टेंट होने का मतलब है mv बराबर k, तो m बराबर क्या आएगा, k बाई v। नहीं आया, अभी भी नहीं आया। तो फ्रेंड मुझे ये बताओ, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल v हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां से क्या कंक्लूजन आ रहा है, जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, कम है, और जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम है उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल ए कार एंड ट्रक। अगर आप इनके एग्जाम्पल को देखेंगे कि mv बराबर कांस्टेंट है, p बराबर कांस्टेंट है, तो m बराबर k बाई v है, तो m इनवर्सली प्रोपोर्शनल v हुआ। तो कहने का मतलब है वेलोसिटी अगर हाई है तो m कम है, और वेलोसिटी अगर कम है तो m ज्यादा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में अपन कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक कार और ट्रक की बात करें, तो देखिए ऐसी सिचुएशन में हम यही कहेंगे कि भाई कार का वेलोसिटी ज्यादा है तो मास कम होगा, और ट्रक का मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा। नहीं आया, बोलिए भाई, टेल मी नाउ फ्रेंड, हरी अप, फास्ट फास्ट फास्ट। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, गाड़ी हाकन दे। यस, बताइए क्या इतना क्लियर है? गॉट इट। चलो आगे, क्या नेक्स्ट बढ़े हम आगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का मीनिंग है, अब हमें सारे मोशन के रूल पढ़ने, गति के नियम। अब हमें गति के नियम पढ़ने हैं सारे, और मैं पहला पढ़ा रहा हूं, प्रथम नियम, फर्स्ट रूल। प्रथम नियम, प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, mv का मतलब यही तो है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मास और वेलोसिटी, m का मतलब है मास और v का मतलब है वेलोसिटी। जड़त्व का नियम, जिसे हम फर्स्ट रूल
फर्स्ट लॉ या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहेंगे। याद रहेगा, प्रथम नियम या जड़त्व का नियम जिसे फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहेंगे, एक ही बात है। लॉ ऑफ इनर्शिया हम पढ़ चुके हैं। इनर्शिया क्या है, कहने का मतलब ये जड़त्व पर आधारित है। इट्स बेस्ड ऑन द इनर्शिया। यह जड़त्व पर आधारित है। ये किस पे बेस्ड है, कौन सा फंडामेंटल काम आएगा यहाँ पे, यह जड़त्व पर आधारित है। इट्स बेस्ड ऑन इनर्शिया। याद रखिएगा, इनर्शिया पर ही तो बेस्ड है। दूसरा पॉइंट ये है कि बॉडी जिस कंडीशन में है या बॉडी जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में बॉडी रहेगी, बॉडी की पोजीशन चेंज तभी होगी जब बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा। इसे अपन इनर्शिया कहते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग 3 तरह के इनर्शिया बताए जाते हैं। मतलब अपन जड़त्व के अगर प्रकार देखें, जड़त्व के प्रकार, तो वो 3 टाइप के होंगे। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के प्रकार। जैसे पहला है विराम का जड़त्व। पहला क्या है, विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा है गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा है दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बताइए फ्रेंड, क्या इतना क्लियर हुआ कि इनर्शिया क्या है, कितने टाइप का है और इनर्शिया कौन कौन से हैं? तो हमें इन तीनों को देखना है। तीनों के ऊपर एग्जाम्पल के बेस पे प्रश्न आता है। घोड़ा चल रहा है, लॉगन को खींच रहा है, तो घोड़े के बल की दिशा पृथ्वी पर किधर है, पृथ्वी की क्रिया करने की या प्रतिक्रिया करने की दिशा किस तरफ है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं। बताइए, क्या इतना क्लियर है? टेल मी नाउ फ्रेंड। यस, टेल मी नाउ। सरसों से भरे खलियान जहां मैं लौट के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे मेरा गांव जहां मैं लौट के घर को जा न सका। आए तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के यूं खिल जावा, इतनी सी है ये दिल की आरज़ू। नमस्कार, स्वागत है सभी का। आ जाइए फ्रेंड। टेल मी नाउ फ्रेंड, क्लियर है? ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज शुरू कर रहे हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट, विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व मैं कहूंगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या कहता है ये, क्या है इसका मामला? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है वस्तु
अगर विराम में है, स्टैटिक है, वस्तु विराम में है, तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। तो वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर बहावीय बल लगाया जाएगा, जब उस पर बहावीय बल लगाया जाए। क्या इतना समझ आया फ्रेंड? बहावीय बल लगाया जाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, बॉडी रिमेन्स condition of static until the external force doesn't act upon it। कहने का मतलब है, जब तक कि उसके ऊपर बहावीय बल नहीं लगाया जाएगा, बॉडी रेस्ट में है, बेचारी रेस्ट में ही रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी। क्लियर? रेस्ट में ही रहेगी। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं मित्रों, क्योंकि इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं बार बार। कैसे? जैसे पहले एग्जाम्पल की मैं बात करूं, फर्स्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल ये है फ्रेंड, पहला एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई घोड़ा है या बस है, पहले बस को ले लेते हैं। अगर कोई बस अचानक स्थिर है, मतलब खड़ी है, स्टेबल है, अपनी पोजीशन में स्टेशनरी है, और अचानक रन करना शुरू होती है, तो ट्रेवलर का जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या जाता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। क्यों करता है ऐसा? पीछे की तरफ क्यों हटता है? क्योंकि शरीर का, बॉडी का वो हिस्सा जो बस के कांटेक्ट में था, वो डायनामिक कंडीशन में आ गया, मोशन में आ गया, और जो फ्री था, ऊपरी वाला सिरा, जो अभी डायनामिक में नहीं था, कांटेक्ट में नहीं था, वो अभी भी वही है। तो नीचे वाला पोर्शन आगे जाएगा, तो ऊपर वाला पोर्शन कहाँ जाएगा? पीछे। क्लियर? तो जो ट्रेवलर है वो पीछे की तरफ क्या करते हैं? एक धक्का अनुभव करेंगे, जर्क महसूस करेंगे। इसी को अपन कहते हैं फर्स्ट लॉ या रेस्ट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? दूसरा पॉइंट, अगर एक घुड़सवार है, हॉर्स राइडर है, तो जैसे ही हॉर्स अचानक दौड़ना शुरू करता है, तो हॉर्स राइडर पीछे की तरफ बैक हो जाता है, मुड़ जाता है। कारण यही है, पीछे की तरफ मुड़ने से क्या हो गया कि जो कांटेक्ट में था हॉर्स के साथ, तो वो तो पोर्शन आगे चला गया, मतलब अचानक जो है रुक गया। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब अचानक जो घोड़ा है स्थिर था, अचानक चला, स्टेबल था, अचानक चला, तो जो ऊपर वाला बॉडी का पोर्शन है वो जर्क करेगा, पीछे जाएगा। क्लियर? बस भी स्थिर थी, और जैसी बस स्थिर थी, अचानक सडन स्टार्ट हो गई, तो ट्रेवलर का ऊपरी पोर्शन कहाँ जाएगा? बैक पोर्शन, बैक जाएगा। क्या कारण है? ये वही कारण है कि बॉडी अगर स्टेबल थी तो स्टेबल ही रहेगी, मोशन में तभी आएगी जब उसके ऊपर फोर्स लगाया जाएगा। तो बॉडी मोशन में आई कब? जब घोड़ा अचानक क्या करने लगा? चलने लगा। बस अचानक क्या करने लगी? चलने लगी। तो ये चीज आपको समझनी है कि क्या रीजन है इसके अंदर। जैसे अपन कहते हैं ब्रांचेज ऑफ ट्री और लीव, पेड़ की पत्तियां और पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं? टहनियां जो होती है, ब्रांचेज, वो लीव्स, पत्तियां, और टहनियां जो है वो स्थिर होती हैं। जैसे आप उसको शेकिंग करते हैं, तो पत्तियां और जो जो ब्रांचेज होती है वो क्या होती है? वाइब्रेट होती हैं, मतलब एक ही जगह पे हिलने डुलने लगती हैं। क्लियर? तो हिलने डुलने लगती है, तो वहां से जो फल वगैरह होते हैं वो नीचे गिरते हैं। बाद में, थोड़ी देर बाद में क्या होता है? वही लीव्स, वही ब्रांचेज वापस स्थिर हो जाती।
तो बॉडी जिस पोजीशन में होती है उसी पोजीशन में रहना चाहती है, इसे अपन कहेंगे इनर्शिया। और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। क्लियर? इन्हें अपन कहेंगे इनर्शिया ऑफ द रेस्ट और इनर्शिया ऑफ द मोशन। टेल मी नाउ, क्लियर है? तो मैं शॉर्टली थोड़ा लिख देता हूं। जब स्थिर खड़ी बस, जब स्थिर खड़ी बस अचानक चलती है, अचानक, जब स्थिर खड़ी बस अचानक चलना प्रारंभ करती हैं, अचानक चलना प्रारंभ करती हैं, प्रारंभ करती हैं, तो यात्रीगण, तो यात्रीगण पीछे झुक जाते हैं, पीछे की तरफ झुक जाते हैं। आया समझ में? क्लियर? बताइए फ्रेंड, क्या इतना क्लियर है? व्हेन अ स्टैटिक बस या स्टेशनरी बस, स्टेशनरी बस सडन स्टार्ट, sudden starts, then travelers move backward, तो पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ओके, यूं कि यूं घुड़सवार में भी होता है, सेम टू सेम। सेकंड पॉइंट, जब स्थिर घोड़ा, जब स्थिर घोड़ा अचानक चलता है, अचानक चलता है, तो यात्रीगण, तो यात्रीगण पीछे झुक जाते हैं। अरे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए जरा, बोलो बोलो फ्रेंड, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? मैं कहूंगा when a stationary horse, when a stationary horse sudden starts running, sudden starts running, then horse rider move, then horse rider move backward. Clear? Oh shit, क्लियर है इतना? बोलिए फ्रेंड। मित्रों, ये सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन आए हुए हैं और अभी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। रुकिए, ये तीसरा पॉइंट लिखते ही क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखिए, जब पेड़ की पत्तियों व टहनियों को हिलाया जाता है, टहनियों को हिलाया जाता है, तो पत्तियां व टहनियां गतिमान हो जाती है और कुछ समय बाद में स्थिर भी हो जाती ड्यू टू इनर्शिया। अरे यार, है कि नहीं? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। When we shaking the branches and leaves of tree,
then they starts motion. क्लियर? तो बताइए क्या फर्स्ट इनर्शिया क्लियर हुआ? टेल मी नाउ, क्या पहले वाला इनर्शिया क्लियर है? फर्स्ट रूल, क्या फर्स्ट इनर्शिया क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अभी मैं कुछ प्रश्न लेके आता हूं आपके सामने, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यस, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप बस प्रैक्टिस करें मित्रों। बताइए। ये गलत आ गया। बताइए। यस, a rider on the horseback falls when the horse starts running all of the sudden because बताना है। when, ये जो अभी पढ़ा है उसी के ऊपर, a rider on the horseback falls when the horse starts running, आपको बताना है क्या कारण, all of the sudden because। बताइए कि जब एक घोड़ा यकायक दौड़ने लगता है तो घुड़सवार पीछे की ओर गिर जाता है, क्या कारण है इसका? घुड़सवार पीछे की ओर गिरने का क्या कारण है? बताइए, टेल मी नाउ। तो अगर अपन देखें इसके आंसर को, तो घुड़सवार पीछे हट जाता है, नहीं, ये गलत है। घुड़सवार डर जाता है, नहीं। विराम के जड़त्व के कारण उसके शरीर का ऊपरी भाग अभी भी स्थिर रहता है, निचला भाग घोड़े के साथ गति में आ जाता। राइट आंसर है सी। क्या है भाई? राइट आंसर है सी। हम कहेंगे कि inertia of the rest keep the upper part of the body at rest, whereas lower part of the body move forward with the horse. C is the correct answer. Okay, next देखिए, when a train stops suddenly, passengers in the running train feel in the instant jerk in the forward direction because, क्या कारण है इसका? बताइए। एक चलती हुई रेलगाड़ी यकायक रुक जाती है, तब यात्री आगे की दिशा में आकस्मिक झटका महसूस करते हैं, इसका क्या कारण? क्या यात्री की सीट का पिछला भाग उसे आगे झटका देता है? जड़त्व के कारण रेलगाड़ी रुकती है, यात्री को अपने साथ आगे ले जाती है, शरीर का ऊपरी भाग गत्यावस्था में रहता है, शरीर सीट के संपर्क वाले भाग को विराम में लेके आ जाता है। यस मित्रों, राइट आंसर है सी। upper part of the body continue to be in the state motion, whereas the lower part of the body contact with the seat remains rest. C is the correct। ये गलत है बी। क्यों गलत है? देखिए, जड़त्व के कारण रेलगाड़ी रुकती नहीं, बाह्य बल के कारण रुकती है, यात्री की सीट का पिछला भाग उसे झटका देता नहीं। सी इज द करेक्ट। जो अपर पोर्शन है वो मोशन में रहता है और लोअर पोर्शन सीट के साथ कांटेक्ट में आने से स्टेबल हो जाता है। तो सी इज द करेक्ट फ्रेंड। ये गलत है, आंकड़े पर्याप्त हैं, बिल्कुल उत्तर दे सकते हैं आप। नेक्स्ट बताएं, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी इज। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है भाई? Inertia is that property of the body by virtue of which the body is unable to change by itself the state of rest, unable to change
by itself the state of the uniform motion. किसी पिंड का जड़त्व तो वह गुण है जिसके कारण वस्तु क्या करती है, अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, अपनी गत्यावस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, गति की दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है, या फिर विराम अवस्था और एक समान रेखीय गति दोनों का विरोध करती। राइट आंसर है सी, डी। डी क्यों राइट है? क्योंकि जो इनर्शिया वो रेस्ट का भी है, इनर्शिया मोशन का भी है। तो ये इनर्शिया जो है वो लीनियर मोशन में दोनों सिचुएशन का ओपोज करता है। अगर बॉडी मोशन में है तो भी ओपोज करेगा और रेस्ट में है तो भी ओपोज करेगा। क्लियर? राइट आंसर इज द डी। चलो आगे। यस बताइए, टेल मी नाउ फ्रेंड, एनीवन हैव अ डाउट? नेक्स्ट देखिए, दोनों एक समान रेखीय गति का विरोध करती है। अब देखिए, अ मैन गेटिंग डाउन अ रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड बिकॉज ड्यू टू inertia of rest road is the left behind and man reaches forward. Due to inertia of the motion, upper part of the body continue to be in the motion in forward direction, or he leans forward to the matter of habit. देखिए हिंदी में है, जब कोई व्यक्ति चलती हुई बस से उतरता है तो आगे की ओर गिरता है। क्या कारण है? विराम के जड़त्व के कारण सड़क पीछे रह जाती है, व्यक्ति आगे बढ़ जाता है? नहीं, विराम के जड़त्व के कारण तो बॉडी वहीं रहती है। गति के जड़त्व के कारण बिल्कुल सही है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन बॉडी का ऊपरी पोर्शन क्या होता है, आगे की दिशा में मोशन में रहता है और पैर जमीन को छूते ही क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट। जैसे ही बॉडी ग्राउंड के कांटेक्ट में आती है स्टेबल हो जाती है, पर ऊपर वाला जो बॉडी का पोर्शन है वो भी मोशन में है और ये क्या है, स्थिर हो गया। तो इस वजह से बॉडी क्या करती है, आगे की तरफ गिर जाती है। तो राइट आंसर है बी फ्रेंड। यस, तो फ्रेंड आशा करता हूं आपको आज के वीडियो में बहुत ही मजा आया होगा, बहुत ही आनंद की अनुभूति